सब चाहते हैं, यही चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमको वही सुविधा मिले, महंगाई कम हो। महंगाई कम हो। टिकट कट जाता है, अब भेड़िया देसान ढुका दिया जाता है, न एसी का पता चलता है, न जनरल का पता लेकिन चलता अब तो सरकार ने नियम कर दिया ना कि वेटिंग में टिकट हो तो ट्रेन में चढ़ने को नहीं मिलेगा। तो कर दिया है, तो कहाँ वैसा हो रहा है अभी तो नियम आया है सर, जल्दी से लागू भी हो जाएगा वो तो। देखिए, मेरे हिसाब से जो बजट हर साल आता है वो आम जनता पे कर का भार बढ़ाने के लिए आता है, ना कि कर का भार हल्का करने के लिए आता है हमेशा। पर मिडिल क्लास के लिए, हाँ, लोअर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सभी के ऊपर कर्ज का और ये मतलब कर का भार बढ़ाने के लिए आता है, ना कि भार कम करने के लिए। आज तक तो मैंने देखा नहीं किसी भी चीज पे कम। सर, खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, अखिल स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, शिवराज भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। और एक तरह से कहें कि ये जो हमारे खास मेहमान हैं, ये भी एक मिश्रण है जो एक अलग अलग तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई राजनीति के क्षेत्र से, कोई खेती किसानी करता है, कोई एक तरह से कहें अर्थशास्त्र को समझता है। और हम ये समझेंगे इन बातों को कि आखिर क्या उम्मीद एक आम आदमी लेकर के चलता है। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी आपसे ही चंद्र प्रकाश जी, क्या ये माने, चूंकि मिडिल क्लास को लेकर प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में 7 तारीख को कहा था कि मिडिल क्लास देश के विकास का चालक है, तो माने जो एक मिडिल क्लास सोच रहा है टैक्स स्लैब को लेकर, उसमें उसको खुशी मिल सकती है? देखिए, जहाँ तक टैक्स स्लैब की बात है उसमें बहुत स्पष्ट है कि अगर हम अभी आशाओं की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इस सरकार की चिंताएं ज़्यादा बढ़ी हैं। अभी हम कोविड से निकले हैं, अभी पूरा विश्व एक संकट में है, महंगाई जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही है, आपके दरवाजे पे खड़ी है, आप उसको रोक रहे हो। बस आप जितना आप उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हो उतना ही वो घुसे जा रही है, वो भी एक सत्य है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। महंगाई की चुनौती है, डिमांड कम हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। आपके सामने जो आज आप ग्रोथ अपनी जो भारत जिस दर से विकास कर रहा है, उस विकास को आप जो आपका उत्पादन होगा वो खपेगा कहाँ, वो उसका कंजप्शन कहाँ होगा, ये आपके सामने एक चुनौती है। तो इस स्थिति में देश के आगे बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं और उससे जुड़ी हुई मध्य वर्ग की चुनौतियां हैं। मिडिल क्लास की चुनौतियां, मिडिल क्लास की समस्याएं तभी हल होंगी जब देश की अर्थव्यवस्था ठीक करेगी। पिछले 10 वर्ष में सरकार ने जिस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था को एक संभाला है, जिस तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड रूप दिया, जो एक अव्यवस्था थी, एक अराजकता थी, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो इन्होंने बनाई हुई थी पिछले यूपीए के शासन में, जिस तरीके की अराजकता थी, आर्थिक अराजकता, उसको इन्होंने दूर किया, एक आर्थिक अनुशासन लागू किया। उसका परिणाम आज इनकम टैक्स के रूप में आया कि इनकम टैक्स की स्लैब्स इन्होंने कम की हैं, लगातार कम हुई हैं। कोई कह सकता है कि इनकम टैक्स लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ नहीं रहा है, आपके सामने आंकड़े हैं। और अभी 2020 में आखिरी जब कोविड का वो फर्स्ट फेज था, उस समय भी इन्होंने इनकम टैक्स कम किया और वो कम हुआ। सर ठीक है, आप अपनी बात यहाँ पूरी कीजिएगा, लेकिन इसी बीच प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास हम आते हैं क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। देखिए, कहा जाता है कि इस देश में ना सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो मिडिल क्लास ही भरता है, और जब बजट आता है तो उसकी उम्मीदें होती है कि हमें टैक्स में रियायत मिले और इनकम में हमारे बढ़ोतरी हो। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर भी माना जा रहा है कि कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो क्या कुछ उम्मीद की जाए, और अगर टैक्स बढ़ता है घटता है कितनी राहत मिल सकती है मिडिल क्लास को? देखिए, पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए मिडिल क्लास कहते किसको हैं जी, क्योंकि कहते हैं कि साहब 30-35% मिडिल क्लास है, और हिंदुस्तान के अंदर जो टोटल टैक्स पेयर्स हैं वो 1.5% हैं। इसका मतलब ये है कि मिडिल क्लास का मतलब क्या 20-25 हज़ार रुपये महीने कमाने वाला है? हाँ, मैं उसको मिडिल क्लास मानता हूँ, लेकिन आप ये समझते हैं कि 20-25 लाख रुपए साल कमाने वाला अगर मिडिल क्लास है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, अगर देश के गरीब लोगों को, बिलो पॉवर्टी लाइन को और अति गरीब को बेनिफिट्स देने हैं, तो आज के तारीख में हिंदुस्तान में जो दुर्व्यवस्था इन लोगों ने अर्थव्यवस्था की मचा दी है, उसमें वो लोग बड़े अपने को फॉर्चुनेट समझे कि उनके पास इनकम तो है। आज छोटे दुकानदार के पास, छोटे उद्योग के पास अपने रेंट देने के लिए पैसा नहीं है, और उस समय कह रहे हैं साहब को इनकम टैक्स रिबेट दे दीजिए। अरे मैं तो चाहता हूं जो सुपर रिच हैं, जो फिल्दी रिच हैं, जो रिच हैं, उनके तो 10-10 कोठियों में 5-5 कोठियां बेच के और गरीबों में बांट दिया जाए। समाजवाद के खिलाफ इन्होंने बात की। जाते हैं विदेश, वहां बड़ी बड़ी सड़कें देखते हैं, ब्रिजेस देखते हैं, टॉल देखते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर स्थिति यह है, बड़े खुश होते हैं साहब, दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में पहुंचा दिया। अरे दिल्ली से देहरादून 6 घंटे में लोग जाते थे, रास्ते में 50 रेस्टोरेंट में रुकते थे, ठेले वालों में रुकते थे, फल खाते थे। गरीब आदमी को मार दिया है
और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले टॉल देकर उनके सुख सुविधा की बात कर रहे हैं। आप अपनी बात पूरी करिएगा। इस बीच सायोराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सायोराज सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप खेती के बारे में जानकारी रखते हैं। हम अपने अन्नदाताओं की बात करें तो भारत में अन्नदाताओं को लेकर कई गंभीर मुद्दे भी उठते आए हैं, कई उनकी मांगे भी रही हैं। ऐसे में उसको डिफाइन करना उतना आसान नहीं होगा, तो क्या उम्मीदें इस बार वो रख रहे हैं? नहीं, मेरा मानना ये है कि हर बजट को किसान बजट का नाम दिया जाता है, लेकिन किसान जहाँ है वहीं की वहीं खड़ा है। आज किसान 50 साल पीछे है। सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की, जैसे घड़रोज हैं, छुट्टे साढ़ हैं, सूअर हैं। ये 40% फसल को आज नष्ट कर दे रहे हैं, उससे देश को भी नुकसान होता है। हमने सरकार से कहा था जैसे बीएसएफ होती है उसी प्रकार एक एएसएफ का गठन किया जाए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल, जिसमें युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और जिस फसल को आवारा पशु नष्ट कर देते हैं उससे मतलब हमारी जो कृषि है वो सही फसल होगी तो देश को निर्यात करके अन्य निर्यात करके। आज दलहन की खेती को घड़रोजों ने बिल्कुल नष्ट कर दिया है, दलहन की खेती हम नहीं कर पा रहे हैं, बाहर से आयात करना पड़ता है। उसी प्रकार पालतू पशुओं में जो हमारे मवेशी हैं उनके जो स्वास्थ्य की चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। बांझपन का रोग गौओं में बहुत ज़्यादा है, उसको दूर करने के लिए हमारे पास कोई उपचार नहीं है। और नस्ल बदलाव के लिए हमारे पास जो अच्छे दूध वाले पशुओं में उनके लिए नहीं है, और पशु बीमार हो जाता है तो मवेशी हॉस्पिटल और दवाइयों की बहुत सारी कमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव देहात में शिक्षा और स्वास्थ्य ये दूर होता जा रहा है। स्वास्थ्य बहुत, चिकित्सा बहुत महंगी हो गई है और शिक्षा बहुत महंगी कह रहे हैं आयुष्मान भारत का कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। जरा मैं आपके पास मैं आती, अब ब्रेक लेना है सर, एक ब्रेक लेना है। प्रेम कुमार जी, ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है एक उम्मीद। आज हम बात कर रहे हैं उसी उम्मीद की, और मुझे ऐसा लगता है कि समाधान की बात होनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ जो रास्ते निकल रहे हैं उसको भी ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम नकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर शायद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समाधान की तरफ बात नहीं कर पाएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी लगातार बड़ी कवरेज जारी है बजट को लेकर के। ग्राउंड से आपको हम बताएंगे क्या है लोगों की उम्मीदें। इस स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज। मोदी सरकार 3.0 अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। मिडिल क्लास को उम्मीद है, किसानों को उम्मीद है, छात्रों को उम्मीद है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कुछ कहा जाता है, देश के आगे भविष्य को लेकर क्या कहा जाता है, 2047 के विकसित राष्ट्र को लेकर के जो कल्पना है उसको कैसे पूरा किया जाता है। बजट बहुत कुछ अपने साथ लेकर आता है, उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट होता है। और ये उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट कैसा होगा, इस पर लगातार दिन भर बड़ी कवरेज जारी है। प्रियंका और प्रगति भी इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है। प्रियंका, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। भारत का बजट जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई है, हमें और आपको सुबह 11 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि तभी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश करेंगी। मोदी 3.0 सरकार का ये पहला बजट है। ऐसे में माना जा रहा है कि क्या मिलता है किसानों को, क्या मिलता है युवाओं को और महिलाओं को, इन सभी की निगाहें बनी हुई है कि कितनी रियायत टैक्स में भी मिलती है। इस खबर को विस्तार से बताएंगी प्रगति। बिल्कुल, और कुछ क्षण का इंतजार जब मोदी सरकार का पहला बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करने जा रही है। निर्मला सीतारमण इसके साथ ही नया रिकॉर्ड भी बनाने जा रही है। मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट, इससे पहले अंतरिम बजट पेश किया गया था। लोकसभा चुनाव की वजह से 2 बार बजट इस बार पेश होना है। सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और इसी के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बना लेंगी। क्या कुछ खास होने वाला है इस बजट में, युवाओं के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, उम्मीद अब जनता लगाई हुई है और नजर इस बजट पे है। कुछ क्षण, कुछ घंटों का इंतजार, जिसके बाद ये बजट पेश हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे कल बताया गया, आर्थिक सर्वेक्षण, जिसमें क्या कुछ इस बजट में होना है ये बता दिया गया है। तो देखिए, अहम ये हो जाता है